सो हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में एक दो क्वेश्चन था, जैसे कि व्हाट वुड हैपन इफ वी इनहेल 100% प्योर ऑक्सीजन, और एक क्वेश्चन था कि व्हाट वुड हैपन इफ O2 बिकम 78% एंड N2 बिकम्स 21% बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर। तो अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को देखें तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर हम 100% प्योर ऑक्सीजन को अगर इनहेल करते हैं यानी सांस लेते हैं तो उससे मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि 100% प्योर ऑक्सीजन लेना सही है, लेकिन ये गलत है। 100% प्योर ऑक्सीजन अगर आप लेते हो तो उससे काफी नुकसान हो सकता है। एक स्वस्थ आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, रेस्पिरेशन में O2 का यूज होता है और उससे एनर्जी रिलीज होता है। जो आप रेस्पिरेशन लेते हो तो उससे एनर्जी रिलीज होता है, जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। तो अगर आप 100% या फिर 95% भी प्योर ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो तो उससे होता क्या है कि जो फूड आपने लिया है तो उससे जो एनर्जी निकलती है वो सडन रिलीज होगा। एनर्जी का क्या होगा? सडन रिलीज हो जाएगा। कहने का मतलब, जो आप खाना खाते हैं तो अभी तो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है जो दिन भर आपको मेंटेन करते रहती है, लेकिन अगर भारी मात्रा में ऑक्सीजन को आप इनहेल करते हो एक बार में ही 90% या 100% प्योर ऑक्सीजन, तो जो एनर्जी निकलेगी रेस्पिरेशन के समय वो सडन होगा, एकदम सडन, अचानक। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको दिन में कई बार खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि रिलीज एनर्जी बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी। ओके, और यही नहीं है, जब भी इस तरह के आप इनहेल करते हो तो ऑक्सीजन रेडिकल्स भी बनते हैं बॉडी में ऑक्सीजन रेडिकल्स भी बनते हैं। और रेडिकल्स क्या होते हैं? बहुत ही एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, केमिकली एक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा। और ये जो है ऑक्सीजन रेडिकल्स जब बन जाएंगे आपके बॉडी में तो उससे क्या होता है कि ये फैट, प्रोटीन, आपके बॉडी के प्रोटीन, DNA, RNA, इन सब पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। इन सब पर क्या करते हैं? नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, और इसके चलते आपको आंखों से दिखना और आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो सकता है। तो कभी भी 100% प्योर ऑक्सीजन एक स्वस्थ आदमी को नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, इसका एक अपना केस है। जैसे जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में तो उनको तो लेना जरूरी है, क्योंकि वहां तो एयर नहीं है, तो वहां पर कंट्रोल तरीके से वे प्योर ऑक्सीजन 90% से लेके 100% तक वॉल्यूम प्योर ऑक्सीजन वे लेते हैं अपने सिलेंडर टैंक में। या फिर जो समुद्र के अंदर बहुत गहराई में जाते हैं तो वे भी सिलेंडर ऑक्सीजन टैंक पीछे छोटा सा एक रहता है, वे लोग जाते हैं। लेकिन वो भी प्रॉपर ट्रेनिंग होता है उनका, और कैलकुलेटर रहता है कि कितना अमाउंट वे लेंगे। ठीक है, या फिर हॉस्पिटल में जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या जो बच्चा अभी जन्म लिया है उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वैसे लोगों को दिया जाता है। और कोरोना वायरस से जो इन्फेक्टेड है, ठीक है, कोरोना वायरस के चलते जो इन्फेक्टेड होते हैं तो कोरोना वायरस लंग्स पर ही अटैक करता है, तो ऐसे लोगों को भी प्योर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। 90% से 95% तक के प्योर ऑक्सीजन डिपेंड करता है। तो लेकिन स्वस्थ आदमी को नहीं लेना चाहिए। इसी के चलते यहाँ पर एक आर्टिकल भी है, आप पढ़ सकते हो कि इफ यू ब्रेथ प्योर ऑक्सीजन द एनर्जी फ्रॉम योर फूड वुड बी रिलीज ऑल एट वंस, सो फॉरगेट कैंडल्स, दिस इज मोर लाइक ए फायरवर्क एक्सप्लोडिंग बैंग। इफ यू ब्रेथ प्योर ऑक्सीजन यू वुड एक्चुअली एक्सप्लोड। ठीक है, बट you would damage your body. Breathing pure oxygen sets off a series of runaway chemical reactions. That's when some of that oxygen turn into its dangerous unstable cousin called radicals। बोला था ना, रेडिकल्स होता है। Oxygen radicals harms the fat, protein, DNA in your body. This damages your eyes, so you can't see properly, and your lungs, so you can't breathe properly। ठीक है, तो अब आपके केस में सही नहीं है, लेकिन बाकी जो एस्ट्रोनॉट या सी डिप ड्राइवर या हॉस्पिटल्स में जो होता है वो ठीक है, बाकी के लिए सही नहीं है। तो ये चीज हो गया। सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या था? नोट करना हो तो नोट कर सकते हो उसको। व्हाट वुड हैपन, अगर क्या होगा अगर O2 जो है वो 78% बाई वॉल्यूम हो जाए इन्वायरमेंट में, और नाइट्रोजन जो है वो 21% बाई वॉल्यूम हो जाए इन्वायरमेंट में। अभी तो उल्टा है, अभी तो नाइट्रोजन क्या है हमारा 78% बाई वॉल्यूम है, और ऑक्सीजन क्या है हमारा 21% बाई वॉल्यूम है एटमोस्फेयर में। लेकिन अगर इसका रिवर्स हो जाए तो क्या होगा? आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या है? एक एक्टिव कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का। ऑक्सीजन मदद करता है जलने में, कंबशन करने में, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो जब इतनी भारी मात्रा में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होगी तो आपको पता ही है कि अगर कहीं आग भी लगेगा तो जल्दी बुझेगा नहीं, और इनफैक्ट आग जल्दी लग जाएगा।
तो अब जब वहां पर जब आग लगेगा या कोई फायर हो जाएगा और जल्दी बुझेगा भी नहीं, तो वहां से तो जो स्मोक निकलेंगे, धुआं निकलेंगे, तो उसमें तो CO2 है और भी कई अदर हार्मफुल गैसेस हैं। तो इस तरह से इन्वायरमेंट में क्या होगा, CO2 बढ़ते जाएगा और इस तरह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, लॉन्ग रन में ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा। तो अगर ऑक्सीजन 71% हो जाए और नाइट्रोजन 21% हो जाए इन्वायरमेंट में, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। इसलिए नहीं क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ गया, इसलिए क्योंकि कंबसन जो है वो जल्दी खत्म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन भारी मात्रा में है तो सपोर्ट करते रहेगा, तो इसीलिए ग्लोबल में बढ़ने के चांसेस है। और प्लस में जब अब एटमोस्फेयर में इतना सारा ऑक्सीजन होगा 78% बाई वॉल्यूम, तो आप जो सांस लोगे तो उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, तो इस तरह से आपका फूड का जो एनर्जी है उसका भी सडन रिलीज होगा रेस्पिरेशन के दौरान। इसका मतलब खाना भी आपको ज्यादा खाना पड़ेगा। एक दिन में आप 2-3 बार खाते हो, लेकिन आपको 4-5 बार खाना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी जल्दी जल्दी रिलीज हो जाएगी। और यही नहीं, इसके चलते जैसा कि मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि 100% अगर प्योर ऑक्सीजन लेंगे तो क्या होगा, तो 100 तो यहाँ नहीं है, लेकिन 78% है, तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं बॉडी में प्रॉब्लम्स होगा इस वर्ष मनुष्य के लिए। तो ये बात हो गया, ऑक्सीजन रेडिकल्स बनेंगे, ठीक है। फिर लंग्स में प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स जो भी आप कर सकते हो, आई प्रॉब्लम, देखने में दिक्कत हो सकता है, इतनी सारी, क्योंकि ऑक्सीजन रेडिकल्स किसी किसी रिएक्ट करेंगे फैट से, प्रोटीन से, DNA से, RNA से। और भी आप अंदाजा लगा सकते हो और क्या क्या हो सकता है अगर इतना सारा ऑक्सीजन हो तो। और भी चीज आप लिख सकते हो। मैंने तो 2 चीज बताया, एक तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और दूसरा मैंने बताया कि मनुष्य के लिए सही नहीं है, क्योंकि इससे उनके शरीर को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो बुक में भी नहीं थे, लेकिन मैंने खुद सोचा था कि आखिर ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है। तो अब आते हैं, पिछली क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ के गए थे हम लोगों ने। तो मैंने बताया था कि ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक एलिमेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि O2 फॉर्म करता है ना, O3 भी फॉर्म करता है, लेकिन उसका एलोट्रोपिक फॉर्म है, यानी इसको ओजोन कहते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म है, सबसे ज्यादा मात्रा में तो O2 ही पाया जाता है ना। अब आते हैं फ्री स्टेट और कंबाइंड। फ्री स्टेट कहने का मतलब कि ऑक्सीजन किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन क्या है, O2 के फॉर्म में है, तो इसी एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, सांस लेते हैं। इसी एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को, मतलब यही एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन किसमें घुला हुआ है, सागरों में, समुद्रों में, ठीक है, नदियों के जलों में, क्योंकि ऑक्सीजन स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर में। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ऑक्सीजन स्लाइटली सोल्यूबल है, तो सागरों में या नदियों में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, तो वे लोग फ्री स्टेट वाले ऑक्सीजन को ही इनहेल करते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है ना, फ्री स्टेट कहाँ कहाँ ऑक्सीजन का, एटमॉस्फेयर में, और जो वाटर बॉडीज में सोल्यूबल ऑक्सीजन होता है वो दोनों फ्री स्टेट में होता है। अच्छा, कंबाइंड स्टेट पे आते हैं। तो देखो, कंबाइंड स्टेट का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, H2O है। देखो तो ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से। तो जब भी ऑक्सीजन केमिकली किसी और एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो वैसे स्टेट में उसको क्या कहते हैं कि वो कंबाइंड स्टेट में है। तो वाटर का तो हम लोग हर रोज यूज करते हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब कि हम लोग ऑक्सीजन का हर रोज यूज करते हैं, किस फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में। हम लोग कंबाइंड फॉर्म में भी यूज करते हैं और फ्री स्टेट में भी। फ्री स्टेट वाला कौन सा हो गया, जब हम लोग सांस लेते हैं मेनली, और कंबाइंड फॉर्म में जब हम लोग पानी नहीं पीते हैं, जो भी हो। अच्छा, प्लांट्स एनिमल्स भी अपने 50% से लेकर 70% तक का जो ऑक्सीजन है वो कंबाइंड स्टेट में ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लांट अगर अपने रूट से जो मॉइस्चर लेता है या जो वाटर लेता है, क्योंकि वाटर भी तो जरूरी है फोटोसिंथेसिस में, तो वाटर किस फॉर्म में, H2O में होगा। और भी कई सारे जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन जो यूज होता है वो 50 से 70% केमिकल जो है वो प्लांट एंड एनिमल्स यूज करते हैं, कंबाइंड फॉर्म वाले। प्लस में अर्थ में काफी सारे मिनरल्स हैं जिसमें कि ऑक्सीजन कंबाइनेशन पाया जाता है, जैसे कि सिलिकेट्स हो गया, कार्बोनेट्स हो गया, लाइमस्टोन्स हो गया। लाइमस्टोन जानते हो ना, CaCO3, देखो रे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इन लोगों से। तो ऐसे में इसको क्या कहते हैं, कंबाइंड स्टेट कहते हैं। तो आई होप कि ये समझ। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो जानते ही, ऑक्सीजन का क्या होता है, 2-6। क्यों? क्योंकि 6 + 2 8 हो गया, और 8 ही तो एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि पहले वाले में जो ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे वाले में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 2-6 इलेक्ट्रॉनिक होगा। इसका एटॉमिक मास क्या हो गया 16 Me ऑक्सीजन का, लेकिन O2 का 32 Me होता है, ठीक है। एक सिंगल ऑक्सीजन का 16 Me, तो O2 का क्या हो जाएगा 16 × 32 AMU।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑक्सीजन स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर होता है, ये खुद तो नहीं जलता है, ठीक है, ऑक्सीजन कंबसिबल नहीं है, लेकिन दूसरों को जलने में सहायता देता है। फॉर एग्जांपल आपके क्लास में भी कुछ स्टूडेंट होंगे ना जो खुद तो कभी लड़ते नहीं है या किसी से, मतलब अच्छी बात है नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन दूसरों को लड़ाने में बड़ा उनको मजा आता है। तो ये ऑक्सीजन कुछ ऐसा ही है, ये खुद तो नहीं जलता है लेकिन दूसरों को जलाने में मदद करता है। वही लिखा हुआ है कि नॉन कंबसिबल गैस बट ए सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या, मैंने कहा था कि जनरल प्रिपरेशन है ना, जनरल प्रिपरेशन, एक मिनट, जनरल प्रिपरेशन, जनरल प्रिपरेशन मेथड फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। सिंस ये चैप्टर ऑक्सीजन के बारे में बहुत ज्यादा है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा जनरल प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ किसका, ऑक्सीजन का। तो सबसे पहला प्रिपरेशन किससे हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड किससे पढ़ेंगे, एक मिनट इसको देखते हैं कौन सा कलर लूं, ठीक है, इसमें तो आ नहीं रहा है, एक मिनट एक मिनट, कौन सा कलर लूं, कौन सा लूं, कौन सा, चलिए ले लेता हूं, ठीक है। तो पहला मेथड क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट। जब हम नाइट्रेट को थर्मल डिकम्पोज करते हैं, जैसे ये क्या हो गया पोटेशियम नाइट्रेट, ये क्या हो गया KNO3 क्या हो गया पोटेशियम, बाकी टू या ये सब क्यों जुड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन अथी जो भी हो क्या इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ये क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है। इस साइड हम लोग लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में हम लोग रिएक्टेंट को लिखते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट को लिखते हैं। तो ये KNO3 क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट का जब भी थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो वो किसमें जुड़ता है, पोटेशियम नाइट्राइट में और ऑक्सीजन में, ये ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। फिर ये सोडियम नाइट्रेट को जब भी थर्मल डिकम्पोज करते हैं तो सोडियम नाइट्राइट, ये NaNO3 नहीं होगा, ये NaNO2 होना चाहिए, सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकलता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन नाइट्राइट का करते हैं तब वहां से ऑक्सीजन आपको मिल सकता है। फिर आप ऑक्साइड को हीट कर सकते हैं, जैसे ये क्या हो गया एनजीओ, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब भी आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मरकरी प्लस ऑक्सीजन ये मिलेगा। अच्छा, इस रिएक्शन का खासियत ये है कि जब भी ये रिएक्शन आप किसी टेस्ट ट्यूब में करोगे, किसी टेस्ट ट्यूब में आप मरकरी ऑक्साइड को रख दोगे, उसको हीट करोगे तो मिरर लाइक सरफेस बनता है। कहाँ पर, कूलर पार्ट के दौरान। जैसे कि आपने ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें एजीओ रखा हुआ है, ठीक है, इसमें मान लो एजीओ रखे हुआ मर्क्यूरी को साइड, इसको आपने हीट किया, ठीक है। तो जो कूलर पार्ट्स है ना वहां पर मिरर लाइक सरफेस बन जाता है। मिरर करने का मतलब कि वहां आपको चेहरा दिखेगा, मिरर है आपने देखा ही होगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन है कि किस रिएक्शन में मिरर लाइक सरफेस बन जाता है कूलर पार्ट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब का, तो आप समझना कि जरूर उस रिएक्शन में मर्क्यूरी ऑक्साइड लिया हो गया होगा और उसको हीट करने पर हमको क्या मिला, इसी मर्क्यूरी के चलते शायद ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है कि मर्क्यूरी एक लस्टरस सब्सटेंस है, ठीक है, शाइनी सब्सटेंस है, और ये ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। और एक फिर हमारा क्या हो गया, ये Ag2O यानी सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड को भी हीट करने पर सिल्वर प्लस ऑक्सीजन मिलता है। और इसका टेस्ट कैसे करेंगे कि ऑक्सीजन मिला है, तो जब भी इस टेस्ट ट्यूब को आप किसी कैंडल में, ठीक है, कैंडल जलता रहता है, तो जब भी आप उसके पास ले जाओगे इस टेस्ट ट्यूब को, आप उसके पास ले जाओगे, कैंडल के पास ले जाओगे, ठीक है, तो कैंडल का जो फायर है ना वो और थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी ऐसा लगता है कि कोई, मतलब आग थोड़ा धधक उठा, बोलते हैं ना कि आग का जो इंटेंसिटी हो बढ़ गया, क्यों, क्योंकि जब ऑक्सीजन गया और ऑक्सीजन एक सपोर्टर ऑफ कंबशन है, तो जो कैंडल है उसका आग थोड़ा धधक उठेगा और थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन और ज्यादा मात्रा में आया। तो ठीक है, तो एनजीओ में ही मिरर लाइक सरफेस फॉर्म होता है और Ag2O को हीट करने पर सिल्वरी व्हाइट ग्लोब्यूल्स मिला। ग्लोब्यूल मतलब राउंड सब्सटेंसेस, ठीक है, ग्लोब्यूल्स मतलब क्या होता है, राउंड सब्सटेंसेस, गोल गोल, यानी स्फीयर की तरह सब्सटेंसेस, 3D में स्फीयर की तरह। तो इस रिएक्शन में सिल्वर ऑक्साइड को हीट करने पर सिल्वर प्लस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है, इस में सिल्वरी व्हाइट ग्लोब्यूल्स का फॉर्म होता है। तो अगर क्वेश्चन है कि सिल्वरी व्हाइट ग्लोब्यूल्स का फॉर्म किस रिएक्शन में होता है, तो जब आप सिल्वर ऑक्साइड को हीट करोगे तो आपको मिल जाएगा। फिर एक और तरीका है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हैवी ऑक्साइड। एक तो हमने पढ़ा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स, फिर पढ़ा था हीटिंग ऑफ ऑक्साइड्स, और फिर हम लोग देख रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हैवी ऑक्साइड। तो हैवी ऑक्साइड जैसे कि लेड ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड, एक मिनट, लेड ऑक्साइड Pb2O3, इसको आप लेड ऑक्साइड तो नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ, जैसे कि होता क्या है कि मैंने एक बार पहले ही बताया था कि LOCN TOS में
मैंने बताया था कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, जैसे कि कॉपर। कॉपर आपका वैलेंसी 1 और वैलेंसी 2 दोनों शो करता है। तो उसी तरह से लेड भी कुछ ऐसा ही सब्सटेंस है जो दो दो तरह के वैलेंसी शो कर सकता है। तो यहाँ पर कॉपर का वैलेंसी कितना हो गया, +3 में है कॉपर, और यहाँ पर कॉपर का वैलेंसी +2 में है, देख रहे हो। तो जब भी आप Pb2O3 को थर्मल डिकम्पोजिशन कराओगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा और प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। फिर PbO2 को भी हीट करने पर आपको कॉपर ऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। एक चीज और समझने वाली बात है कि इस रिएक्शन में चॉकलेट ब्राउन PbO2 टर्न्स इनटू येलो लिथार्ज, ठीक है, लिथार्ज में कन्वर्ट हो। जो चॉकलेट ब्राउन PbO2 है ना, ये येलो लिथार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का लिथार्ज का मतलब ये होता है, इससे लिथार्ज का मतलब आपको ये बता सकता हूँ कि लिथार्ज का मतलब होता है कि रेडिश ब्राउन रेसिड्यू येलो कलर में जब बदल जाता है, जब भी रेडिश ब्राउन रेसिड्यू किस में बदल जाता है, येलो कलर में, ठीक है, येलो कलर में बदल जाता है, कुछ देर में येलो कलर में बदल जाता है। जब भी रेडिश ब्राउन रेसिड्यू को कूल करने पर येलो कलर में जाता है तो वो लिथार्ज कहलाता है। तो ऐसे रिएक्शंस में जो चॉकलेट ब्राउन PbO2 था वो किस में बदल गया था, येलो लिथार्ज में। तो 3 तरीके से हमने जनरल पढ़ा, एक तो डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स, फिर ये पढ़ा हीटिंग ऑफ ऑक्साइड, और फिर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हैवी ऑक्साइड्स। ये तो हो गया हमारा किसका, जनरल प्रिपरेशन। लेकिन अब आते हैं हम लोग, जो कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अब हमें लेबोरेटरी मेथड पढ़ना होगा, क्योंकि जनरल प्रिपरेशन तो पढ़ लिया, अब लेबोरेटरी मेथड। तो लेबोरेटरी में, क्योंकि लेबोरेटरी में बहुत सारे काम होते हैं ऑक्सीजन के, तो अब वहाँ थोड़ी हम लोग ये भारी भरकम नाइट्रेट को हीट करो या उसका थर्मल डिकम्पोजिशन करो या हैवी ऑक्साइड को थर्मल डिकम्पोजिशन करो या ऑक्साइड को हीट करो, वैसा थोड़ी करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो सब्सटेंस प्रेजेंट ना हो लेबोरेटरी में। तो उसके चलते हम लोग लेबोरेटरी में वैसे चीज़ों का यूज करते हैं जो वहाँ आसानी से उपलब्ध भी हो और कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ना हो। तो लेबोरेटरी में जो सबसे आसान मेथड है, जो सबसे अच्छा मेथड है, वो क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मेथड, H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या पढ़ते हैं, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, याद रखना। H2O तो वाटर है, ठीक है, ये तो वाटर है, लेकिन ये H2O2 है, दोनों में अंतर है ना। तो जब H2O2 में आप मैग्नीज ऑक्साइड में जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हो तो किसमें बदल जाता है, वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस निकलता है। देख रहे हो, ये कॉनिकल फ्लास्क है और नीचे मैग्नीज ऑक्साइड रखा हुआ है। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रखा हुआ है और यहाँ पर थ्रिस्टल फनल से बूंद बूंद, ठीक है, बूंद बूंद, ये नहीं कि एक बार में डाल दिए, बूंद बूंद क्या डाल रहे हैं इसमें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल रहे हैं। तो यहाँ से गैस निकलेगा, मुझे नहीं पता कौन सा गैस है, लेकिन यहाँ से गैस निकल के इस क्या बोलते हैं, डिलीवरी ट्यूब से होते हुए गैस कहाँ जाएगा, इसके अंदर। पहले से इसमें वाटर है और एक हमने गैस सिलेंडर को रख रखा है, कैसे, गैस सिलेंडर को उल्टा करके हमने उसमें पानी में रख रखा है। तो यहाँ से, और ये बी हाइव शेल्फ है, तो यहाँ से गैस निकलना स्टार्ट करेगी और ऊपर की तरफ चल जाएगी। क्यों, क्योंकि ये गैस वाटर की डेंसिटी से कम है, यानी कि हल्की है गैस और वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल नहीं है, तो ये ऊपर की तरफ मिलती है। अब इस गैस को जब आप किसी मोमबत्ती से या किसी स्प्रिंकलर के पास, ठीक है, जब आप केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो वहाँ स्प्रिंकलर होता है, यानी कि हर डेस्क पर आपको एक छोटा सा एक इस तरह का कुछ लोहे का मिलता है, और जब आप इसको ऑन करते हो तो यहाँ से गैस निकलता है और इसमें आप जब भी लाइटर अथी करोगे तो ये जलने लगता है, छोटा सा स्प्लिंटर मिलता है। तो जब इस गैस को आप इसके बगल में ले जाओगे तो वह आग थोड़ा सा क्या होता है, आग थोड़ा सा और बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि स्प्लिंटलर आग धधक उठता है, कैसे आग में घी डालने पर आग धधक उठता है, वैसे ही इस गैस को उसके बगल में ले जाने पर आग थोड़ा सा धधक उठता है। इसका मतलब ये हुआ कि जरूर ये गैस क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हेल्प करता है कि इसमें कंबशन में, ऑक्सीजन किस में हेल्प करता है, कंबशन में। आपने देखा भी होगा कि इफर्वेंस गैस रिकिंडल्स द ग्लोइंग स्प्लिंटर, ये गैस जो है वो रिकिंडल्स द, लिखना, द ग्लोइंग स्प्लिंटर रिकिंडल्स द ग्लोइंग स्प्लिंटर, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि यह गैस जरूर ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, कंबशन में सहायता देता है। और इसीलिए जब हम स्प्लिंटर के पास ले गए जो जल रहा था तो वो और भी तेजी से चमकने लगता है और भी तेजी से जलने लगता है, थोड़े समय के लिए ही सही।
तो इस तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हम लोग लैब में इसको बना सकते हैं। देखो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की हीटिंग का प्रोसेस नहीं है। बाकी जो दो और मेथड्स हम पढ़ेंगे, दूसरा और तीसरा, उसमें हीट किया जा रहा है किसी न किसी चीज को। तो ये बहुत आसान मेथड है और ये आपके बुक में क्वेश्चन भी है कि क्यों इस मेथड को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई हीटिंग इन्वॉल्व नहीं है। तो नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड, और दूसरा क्या है हमारा, नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड, और दूसरा क्या है, नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड, और दूसरा क्या है, MnO2 जो मैग्नीज ऑक्साइड है, MnO2 को क्या पढ़ेंगे, मैग्नीज ऑक्साइड लिख लेना। मैग्नीज ऑक्साइड जो यूज करें वो प्योर होना चाहिए, क्योंकि इम्प्योर होगा तो शायद उतने अमाउंट में ये ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारा वो ऑक्सीजन गैस का प्रिपरेशन शायद सक्सेस नहीं हो पाएगा। दूसरा मेथड क्या है लेबोरेटरी का, पोटेशियम क्लोरेट। जब हम पोटेशियम क्लोरेट, ये KClO3 को क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट याद रहेगा। KClO3 को क्या कहते हैं, क्लोरेट। हमने पढ़ाई भी था ना, क्लोराइड, याद है, क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड के बारे में बताया था। क्लोरेट कब कब यूज होता है, कितना वैलेंसी होता है पर क्लोरेट, ये 3 तरह के, हमने 4 तरह के बताए थे ना पर क्लोरेट। तो इसको उम्मीद है कि आपको याद होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस में इसको कराया गया था। तो फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड, तो जब पोटेशियम क्लोराइड को आप हीट करोगे, ये साइन क्यों लिखा हुआ है ऐसा, इसका मतलब ये होता है कि हीट किया जा रहा है, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया जा रहा है किसके प्रेजेंस में, मैग्नीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में। ये क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड है। पर मैग्नीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है तो क्या मिलता है हमें, पोटेशियम क्लोराइड मिलता है, और प्लस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। क्या मिलता है हमें, पोटेशियम क्लोराइड मिलता है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। तो मैग्नीज क्लोराइड का क्यों, मैग्नीज ऑक्साइड का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये कैटलिस्ट की तरह ऐड करता है। ये रिएक्शन को, रेट को बढ़ाता है, और प्लस में जितना टेम्परेचर चाहिए इसको होने के लिए, जैसे 370 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग चाहिए, तो इसके टेम्परेचर को भी कम करके 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाता है मैग्नीज ऑक्साइड। यानी कि कम ही टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को करवा देता है, इसलिए मैग्नीज ऑक्साइड का यूज करता है। तो यहाँ पर आपके पास ये फिगर भी होगा, देखो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर हमने KClO3 लिया और यहाँ पर MnO2 भी लिया, यानी 4 पार्ट्स KClO3 और 1 पार्ट MnO2। यानी कि अगर हमने 4 पार्ट्स KClO3 और 1 पार्ट, यानी कहने का मतलब है कि अगर हमने 100 ग्राम मिक्सचर लिया तो उसमें से 80 ग्राम किसका होगा, KClO3 पोटेशियम क्लोराइड का, और 20 ग्राम किसका होगा, मैग्नीज ऑक्साइड का होगा, ठीक है। मैग्नीज ऑक्साइड क्यों लिया है, क्योंकि कैटलिस्ट की तरह ऐड करता है, ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, और कुछ ज्यादा इसमें बात नहीं है। तो 80 ग्राम 4:1 का रेशियो हो गया, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 पार्ट्स ऑफ KClO3 प्लस 1 पार्ट क्या हो गया, दिख रहा है, मैग्नीज ऑक्साइड। इसको हीट करते हैं बंसन बर्नर पर, और यहाँ पर हमने ये कॉटन प्लग लिया है, और यहाँ से जो गैस ऊपर जाती है यही ऑक्सीजन गैस है। कैसे पता चलता है, जब हम इसको किसी स्प्लिंटर की तरफ, किसी स्प्लिंटर यानी कि किसी जलते हुए फ्लेम की तरफ ले जाते हैं तो वो रिकिंडल हो जाता है, यानी कि वो आग और थोड़ा सा तेजी से बढ़ने लगती है, तेजी से जलने लगती है, ठीक है। तो इसका मतलब जरूर ऑक्सीजन गैस होगा। तो ये फोटो मैंने इसमें नहीं बनाया था, तो इसलिए यहाँ पर दिखा दिया। तीसरा प्रोसेस क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट को भी हीट करेंगे तो आ जाता है, ऑक्सीजन गैस मिलेगा। कैसे, पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला यही है, मैंगनेट KMnO3 को हीट करने पर क्या मिलता है, KMnO3 को हीट करने पर क्या मिलेगा, KMnO3 को जब आप हीट करते हो तो यहां से क्या मिलेगा, ऑन हीटिंग पोटेशियम पर मैग्नेट डिकम्पोज टू पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है। ये पोटेशियम मैंगनेट है, ये क्या है, पोटेशियम मैंगनेट है। पोटेशियम पर मैग्नेट को हीट करने पर पोटेशियम मैंगनेट मिलेगा, फिर मैग्नीज ऑक्साइड मिलेगा, और ऑक्सीजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगा। तो यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन मिलता है कि ये कलरलेस गैस निकल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन कलरलेस गैस है, विच रिकिंडल्स द ग्लोइंग स्प्लिंटर, ठीक है, विच रिकिंडल्स द ग्लोइंग स्प्लिंटर इज इवॉल्व। तो फिर से वही टेस्ट कि आप उसको किसी जलते हुए फ्लेम के पास ले जाओ तो उसको रिकिंडल यानी उसको और तेजी से वो जलने लगता है थोड़ा देर के लिए। तो हमने 3 तरीका पढ़ा, एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से आप लैब में बना सकते हो, दूसरा पोटेशियम क्लोराइड का यूज कर सकते हो, और तीसरा पोटेशियम पर मैग्नेट का यूज कर सकते हो। तो ये 3 तरह से हमने, लेकिन पहले वाला मेथड ही बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर कोई हीटिंग नहीं है ना, इसीलिए इसका ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। और ये जिस तरह से ऑक्सीजन को यहाँ पर प्राप्त किया जा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, यहाँ वाटर यहीं तक है, ओके, वाटर यहीं तक है, ऊपर ऑक्सीजन गैस है, ये नहीं कि पूरा में वाटर ही है, यहाँ पर खाली जगह में ऑक्सीजन है।
और इस तरह से जो ऑक्सीजन को पाया जाता है जिसको बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से हम लोग ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे गैस जो वाटर से हल्के हैं और प्लस में वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, ऐसे सभी गैसेस को हम लोग वाटर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से ही प्राप्त करते हैं। लेकिन CO2 जैसे गैसेस जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में और वाटर में कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 बना लेते हैं, ऐसे गैसेस को हम लोग अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया हमारा, सबसे पहले हमने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा, फिर लैबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा किसका, ऑक्सीजन का। अब आते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड प्रिपरेशन पे। तो अब तो ये तो लैब में बन गया, लेकिन अगर मुझे ज़्यादा अमाउंट में हमें ऑक्सीजन चाहिए तब क्या करेंगे? आपने देखा था कि कोरोना वायरस में ऑक्सीजन का कितना डिमांड था, तो क्या वो लैब मेथड से बनाएंगे तो होगा? नहीं होगा। वैसे बनाने में तो सालों साल लग जाएंगे। तो हमें भारी मात्रा में बनाने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहला मेथड क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करते थे? याद है LOC2S में। जब जब मिक्सचर का, किसी मिक्सचर के अंदर के जो कंपोनेंट्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट हो, याद है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लगभग 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। और एयर भी कुछ ऐसा ही है। एयर के जो कंपोनेंट्स हैं जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, या इस तरह के जो भी कंपोनेंट्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो इस नॉलेज का हम लोग यूज करते हैं और हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से लिक्विड एयर से हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन को अलग करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन को अलग करते हैं। अब आते हैं, देखते हैं इसको कैसे हम लोग अलग कर पाते हैं। पहला प्रोसेस क्या होता है? सिंस एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो डस्ट पार्टिकल को अलग करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर्स का यूज करते हैं या फिर फिल्टर का यूज करते हैं, ताकि डस्ट पार्टिकल को सबसे पहले अलग किया जा सके। उसके बाद हम लोग उसमें एयर में वाटर वेपर भी तो होते हैं, तो वाटर वेपर को खत्म करने के लिए या उसके मॉइस्चर को सोखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उस एयर को, सबसे पहले एयर को ले गए किसमें? डस्ट पार्टिकल में। डस्ट पार्टिकल यहाँ से अलग हो गए इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेशन या फिल्टर। फिर उसके बाद किस में ले गए? वाटर वेपर को रिमूव करने के लिए इसको किससे पास करवाएं हम लोग? कंसंट्रेटेड H2SO4 से या एनहाइड्रस CaCl2 से। ये याद रखना, केमिस्ट्री में जब भी अब अगर आपको वाटर वेपर को खत्म करना होगा किसी मिक्सचर से या किसी भी आपको सोल्यूशन से, तो उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से पास करवाते हैं। ये बहुत यूज होता है हायर क्लासेस में भी, तो उससे पास करवाते हैं। अच्छा, डस्ट निकल गया, वाटर वेपर निकल गया। अब हम लोग के पास एयर में अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड तो है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने के लिए क्या करते हैं? उसको कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश से पास करवाते हैं। अब वो रिएक्शन कैसे होता है और कैसे CO2 बाहर निकलता है वो हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं। अभी हमारा ये है कि हम कैसे ऑक्सीजन को बनाएं, पूरे एयर से हम लोग कैसे इंडस्ट्रियल मेथड से बनाए, तो वो चीज होता है। तो अब यहाँ कास्टिक पोटाश से भी आगे बढ़े, इसका देखेंगे, फिगर भी देखेंगे तुरंत। तो कास्टिक पोटाश से पास करवाते हैं तो CO2 भी निकल गया, डस्ट निकल गया, वाटर वेपर निकल गया, CO2 निकल गया। अब एयर को लिक्विफाई करते हैं कैसे? क्योंकि अब जो एयर मिला ना उस पर हाई प्रेशर देते हैं। क्या देते हैं? हाई प्रेशर। आपको पता है ना कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, आपको पता है ना, ये दो कंडीशन होते हैं कि जो गैसेस हैं वो लिक्विफाई कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स को पास पास आने लगते हैं और जब मॉलिक्यूल्स पास पास आने लगते हैं तो वो लिक्विफाइड कर जाते हैं। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, याद है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर उस एयर को देते हैं और लिक्विफाई कर जाता है। तो वो टेम्परेचर लगभग कितना होता है? -200 डिग्री सेल्सियस। अब हमको पता है कि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? -195 डिग्री सेल्सियस। हालांकि आपके बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है और वहां -95 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, तो वहां पर आप करेक्ट कर लेना। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे होगा? तो -195 डिग्री सेल्सियस किसका बॉइलिंग पॉइंट है? नाइट्रोजन का। और -183 डिग्री सेल्सियस किसका बॉइलिंग पॉइंट है? ऑक्सीजन का। तो सिंस नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्यों? क्योंकि माइनस में है ना, देखने में 195 डिग्री नहीं है, -195 डिग्री सेल्सियस है, तो इसलिए नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन क्या होगा? इवापोरेट कर जाएगा, यानी कि ये वाष्प में बदल जाएगा, ये वेपर में बदल जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा या कहीं भी एयर में चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा? केवल ऑक्सीजन बचेगा। लेकिन ये जो ऑक्सीजन बचेगा ये भी लिक्विड फॉर्म में होगा। बाद में इस लिक्विड ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं? लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर देके, ठीक है, जस्ट उल्टा, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर देके हम इसको किस में बदलते हैं? एयर ऑक्सीजन में। या फिर अगर लिक्विड में ही रखना चाहें तो लिक्विड में भी रख सकते हैं, ठीक है।
ऐसे ज़्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन का ही यूज किया जाता है, क्योंकि अगर अगर हमने इसे गैसेस में बदल दिया तो ऐसे ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत होता है, क्योंकि ऐसे में ये ज़्यादा जगह को ये घेरते हैं, ज़्यादा स्पेसेस को ऑक्यूपाई करते हैं। कौन? और गैसियस ऑक्सीजन। लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन तो आपको पता है ना, जो क्रायोजेनिक टैंकर्स की बात हो रही थी जब कोरोना वायरस का पेंडेमिक आया था, तो आपको याद होगा कि आपने क्रायोजेनिक टैंकर्स का नाम सुना होगा। तो उस क्रायोजेनिक टैंकर में लिक्विड ऑक्सीजन का ही सप्लाई होता है। क्यों? तो लिक्विड ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। क्यों क्रायोजेनिक टैंकर्स की जो यूज पड़ता है? आपने देखा होगा क्रायोजेनिक टैंकर्स जो ट्रक में लगे होते हैं बहुत महंगे आते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे टैंकर्स में टेम्परेचर लगभग -183 या फिर माइनस में टेम्परेचर रखना पड़ता है। आ रही बात समझ में? -100, -120, -130। तो ये नॉर्मल ट्रक में नहीं हो सकता है, या फ्रीजिंग में भी नहीं हो सकता है। फ्रीजर में भी कितना टेम्परेचर जाएगा? तो ऐसे लिए क्रायोजेनिक टैंकर्स का यूज करते हैं। और आपको याद होगा एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ये सब क्रायोजेनिक टैंकर्स सिंगापुर से मंगा रही थी या ये सब से। तो लिक्विड ऑक्सीजन का यही बात है कि उसमें टेम्परेचर को बहुत लो रखना पड़ता है, और बाद में जब यूज करना पड़ेगा तो फिर उस लिक्विफाइड ऑक्सीजन को ही हम लोग गैसियस ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। इनफैक्ट आपके घर में जो एलपीजी है ना, वो भी लिक्विड फॉर्म में ही बनता है, लेकिन जब आप गैस को ऑन करते हैं तो वो उस तरह से प्रेशर मेंटेन किया होता है कि वो गैसियस फॉर्म में बदलता है। तो ये हो गया, पता चला कैसे हम लोग। तो अब देखते हैं कि कैसे प्रोसेस होता है। तो अब आते हैं यहाँ पर, एक मिनट इसमें दिखाता हूँ कैसे होता है। ये देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रहा है इस प्रोसेस का, ये देख रहे हो। सबसे पहले क्या हुआ? फेस प्यूरिफाइड एयर गया, कंप्रेशन गैस, सिल्वर, वैक्यूम, लिक्विड एयर, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। अच्छा, ये लिक्विफिकेशन ऑफ एयर केवल दिया हुआ है, ठीक है। ये कैसे एयर लिक्विफाई होता है? फ्रेश एयर गया, कोल्ड वाटर, फिर उसके बाद लिक्विड एयर यहाँ से बाहर निकलता है। ये देख लो, यहाँ से लिक्विड एयर यहाँ से बाहर निकलता है। फ्रेश एयर गया, कंप्रेशन होता है, यानी कुछ नहीं होता। इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है? हाई प्रेशर देते हैं और लो टेम्परेचर देते हैं, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर देने पर ये गैस क्या है? लिक्विफाई हो जाता है। मुझे लगा कि पूरा प्रोसेस दिया होगा कि कैसे डस्ट को अलग करते हैं, कैसे वाटर वेपर को अलग करते हैं, कैसे CO2 को अलग करते हैं, उसके बाद उसको लिक्विफाई करते हैं, और उसके बाद नाइट्रोजन कैसे इवापोरेट करता है और ऑक्सीजन हमें मिलता है लिक्विड फॉर्म में। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इंडस्ट्रियल मेथड हम लोग देख रहे थे। तो इंडस्ट्रियल मेथड में पहला मेथड क्या था हमारा? इंडस्ट्रियल मेथड में पहला मेथड क्या था? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दूसरा मेथड क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और यही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये जो मेथड है ना बच्चे, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यही मेथड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि इस मेथड में कि इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है कि उसके पहले उसे प्यूरिफाई करो हर तरह से, फिर उसके हर कंपोनेंट को अलग करो, फिर इस तरह से किसी लिक्विफिकेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। बस आपको करना क्या है कि वाटर में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। क्यों? वो भी बताऊंगा। वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही वो वाटर क्या हो जाता है? एसिड डिल्यूटेड वाटर हो जाता है। यानी कि जब एसिड आप डालते हो तो वाटर में एसिड आप इसलिए डालते हो ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर पाए। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए आपको पता है ना, एसिड में आयंस होते हैं, H+ आयंस होते हैं ना। तो जब आप किसी वाटर में इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हो तो वो जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वे आयंस क्या होंगे? कैरियर ऑफ चार्जेस होंगे। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले हम लोग वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, या जो भी आप सल्फ्यूरिक एसिड मेनली डाला जाता है ताकि उसे ज़्यादा हम लोग वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके, ठीक है। और ऐसे वाटर को एसिडुलेटेड वाटर कहते हैं। तो जब वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें? हाइड्रोजन गैस मिलता है। कहाँ पर? कैथोड पे। और ऑक्सीजन गैस कहाँ मिलता है? एनोड पे मिलता है। दोनों गैसियस फॉर्म में मिलता है। तो ज्यादातर जो ऑक्सीजन ये इंडस्ट्रियल मेथड में इससे ज्यादा प्राप्त किया जाता है। ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी नहीं है, और प्लस में हमें क्या मिलता है? बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाता है? हाइड्रोजन मिल जाता है। बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाता है गाइस? बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाता है? हाइड्रोजन मिल जाता है। अब ये प्रोसेस आप यहाँ पर से देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लिक
देखो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा सा टैंक है और यहाँ फ्रेश वाटर डाला जा रहा है। तो एक तरफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से दोनों तरफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डाला गया है और ये वाटर क्या है, एसिडिलेटेड वाटर है और ये एस्बेस्टोस का पार्टीशन डाला हुआ है। तो हमें कैथोड पे ये हाइड्रोजन गैस कहाँ मिल रहा है, कैथोड पे। दरअसल केमिस्ट्री में कैथोड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और ये इसलिए ज़्यादा यूज किया था क्योंकि ये इकोनॉमिकली, द प्रोसेस इज कंपेरेटिवली इकोनॉमिकल एंड कैन बी यूज स्पेशली इन प्लेसेस विद इलेक्ट्रिसिटी। तो जिस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा सस्ते में मिलती है तो वहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। और प्लस में ज़्यादा उसमें भार भी नहीं है और प्लस में हमें हाइड्रोजन गैस भी मिल जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ साथ हमें हाइड्रोजन गैस भी बाई प्रोडक्ट में मिल जा रहा है, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। अब आती है ऑक्सीजन। कैसा, ऑक्सीजन एक कलरलेस गैस है, आपको पता ही है, आउटरलेस है, यानी इसका अपना कोई मतलब सुगंध या दुर्गंध नहीं होता है, इसका आउटरलेस है, टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है और ये पॉइजनस नहीं है। और प्लस में मैंने पहले ही बताया था कि ये कंबशन, ये खुद तो नहीं जलता है लेकिन दूसरों को, दूसरे सब्सटेंस को जलाने में सहायता देता है। यानी कि कम ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन कंबसिबल गैस है बट इट इज ए सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट -268 डिग्री सेल्सियस। तो देख रहे हो कितना कम टेम्परेचर है। और एक बात और, ऑक्सीजन वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल होता है, पूरी तरह सोल्यूबल नहीं होता है लेकिन स्लाइटली सोल्यूबल होता है। और ये अच्छी बात है क्योंकि ऐसा होने से ही ना, जब समुद्र में जो फिशेस हैं या जो प्लांट्स हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए, या मतलब या जो भी फिशेस हैं जो कि ऑक्सीजन के डिपेंड करते हैं, तो अगर ऑक्सीजन सोल्यूबल नहीं होता तो कहाँ से उन्हें ऑक्सीजन मिलता, ठीक है। तो वाटर में जो भी ऑक्सीजन सोल्यूबल होते हैं तो उसी को तो फिश या अदर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो हमने अब तक क्या क्या देखा, लैबोरेटरी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन देखा, ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी को देखा, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा, फिर हमने लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा, फिर इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा। और अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन खुद तो नहीं जलता है, ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन कंबस्टिबल गैस है। तो जैसे रेस्पिरेशन में आप लोग क्या करते हो, रेस्पिरेशन में प्रोसेस होता है, ग्लूकोज किसके साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या देता है, CO2 H2O प्लस एनर्जी देता है। तो ये एक एग्जांपल है कि ऑक्सीजन कैसे ऑक्सीडाइज कर देता है ग्लूकोज को, और CO2 H2O प्लस एनर्जी है। तो ऑक्सीजन खुद तो नहीं जलता है लेकिन दूसरे सब्सटेंस को जलाने में सहायता देता है। इग्निशन टेम्परेचर, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस कंबशन करना स्टार्ट करे, बर्न करना स्टार्ट करे, ऐसे टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर करते हैं। अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होगा। जैसे पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम होगा, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होगा। लेकिन वुड का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी जो आसानी से न मतलब जलता हो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। जो आसानी से जल जाता हो, जो कम टेम्परेचर पर जल जाता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। इग्निशन टेम्परेचर कुछ नहीं, ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस कंबशन करना स्टार्ट करे, ठीक है। तो फिर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस जो कि रूम टेम्परेचर पे ही जो सब्सटेंस कंबशन करना स्टार्ट कर देते हैं, बर्नआउट करना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे सब्सटेंस को इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल, केरोसिन, ये सब इनफ्लेमेबल सब्सटेंस में होते हैं, ठीक है। और अब आगे देखते हैं कंबशन और रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है। कंबशन, क्योंकि दोनों में ही तो प्रोसेस क्या हो रहा है, बर्न का हो रहा है, दोनों में ऑक्सीजन का भी यूज होता है। कंबशन में भी तो ऑक्सीजन का यूज होता है और रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन का यूज होता है ना। रेस्पिरेशन में हम लोग हर समय ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, तो दोनों में अंतर क्या है, दरअसल कंबशन एक फास्ट प्रोसेस है लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, स्लो प्रोसेस है। कंबशन हाई टेम्परेचर पर टेक प्लेस करता है लेकिन रेस्पिरेशन बॉडी टेम्परेचर पे। आप जो बॉडी, अभी आपका बॉडी का टेम्परेचर जो भी हो, आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर। तो ऐसे टेम्परेचर पे तो ही तो रेस्पिरेशन होता है, थोड़ी इससे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए या इससे कम टेम्परेचर चाहिए। तो रेस्पिरेशन तो बॉडी टेम्परेचर पे भी टेक प्लेस करेगा लेकिन कंबशन को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। कंबशन होने के लिए कैटलिस्ट जरूरी नहीं है लेकिन रेस्पिरेशन होने के लिए एंजाइम्स की जरूरत तो पड़ती है, ठीक है, एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, कंबशन के लिए किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। कंबशन के दौरान, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पॉइंट पे आपके बुक में क्वेश्चन भी है,
कंबशन के दौरान हीट और लाइट एनर्जी दोनों निकलता है, हीट और लाइट एनर्जी दोनों निकलता है। कुछ भी चीज आप देखो ना, जैसे आप कागज को जलाते हो, जैसे किसी ये पेपर है, पेपर को आप जब जलाते हो तो वहां से क्या निकलता है, हीट भी निकलता है और लाइट भी निकलता है। लेकिन रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं होता है। जब आप सांस ले रहे हो, अंदर ग्लूकोज लगातार टूट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, एनर्जी में, तो उस समय लाइट नहीं निकल रहा है, ठीक है, केवल हीट निकल रहा है। अगर लाइट निकलता रेस्पिरेशन के दौरान तो हम लोग चमकते रहते हैं, पूरी दुनिया के लोग चमकते रहते हैं, रात में भी लोग चमकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सब रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ठीक है, लाइट नहीं निकलता, अच्छी बात है, केवल हीट निकलता है और ये एनर्जी का फॉर्म है ना। तो रेस्पिरेशन में केवल हीट एनर्जी नहीं निकलता है, जबकि कंबशन में हीट और लाइट दोनों एनर्जी निकलता है। तो ये दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस बना दिया है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। अच्छा, नोट के लिए टेलीग्राम पे आप जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, तो पहला हमने क्या पढ़ा, कंबशन। दूसरा हम क्या देखेंगे, रिएक्शन विथ मेटल्स। कंबशन हमने कंबस्टिविटी देखा ऑक्सीजन का। दूसरा हम क्या देखेंगे, रिएक्शन विथ मेटल्स देखेंगे। ऑक्सीजन मीडिया के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो मेटल्स जैसे कि आप मेटल्स में जैसे कि आप देखोगे, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये मेटल्स ही हैं, ये नॉन मेटल्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि सोडियम तो सॉफ्ट है और मेटल्स तो हार्ड होते हैं। नहीं नहीं, सोडियम एक एक्सेप्शन, सोडियम एक्सेप्शंस में आते हैं। ये सॉफ्ट जरूर हैं लेकिन ये मेटल्स में ही आते हैं। तो जब सोडियम को जब आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हो या उन्हें, ये और कुछ नहीं बल्कि इनको जलाने की बात होती है। ठीक है, क्योंकि जब भी जहाँ जहाँ कंबशन का प्रोसेस है वहाँ वहाँ ऑक्सीजन तो है ही, तो जब भी होता है तो ये सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। पोटेशियम को आप ऑक्सीजन के साथ यदि करोगे तो पोटेशियम ऑक्साइड का, ये रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। यानी कि ऐसे रिएक्शन विग्रीसली होते हैं, विग्रीसली बहुत जल्दी होते हैं, बहुत तेजी से होते हैं, कहने का मतलब बहुत इंटेंसिटी से होते हैं, इन्हें हीट करने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए तो सोडियम को हम लोग किसमें स्टोर करके रखते हैं, केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। याद आया, केरोसिन में या इस तरह के चीजों में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही वो बाहर आएगा या वो जलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो पानी में जो आग लगाने की जो बात होती है, या गांव में जो जादू दिखाने वाले लोग होते हैं, वे और कुछ नहीं करते हैं बल्कि पानी में ही सोडियम को ही डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए वो क्या होता है, जलने लगता है। ठीक है, तो वो जादू नहीं है बल्कि यही सोडियम है। तो सोडियम क्या होता है, बिना जलाए ही, बिना हीट किए ही क्या होता है, इन्वायरमेंट के प्रेजेंस में ये सोडियम ऑक्साइड बन जाता है और प्लस में हीट एनर्जी भी निकलती होगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एट रूम टेम्परेचर। और पोटेशियम के साथ भी यही हाल है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनको हीट करने पर ही वो रिएक्ट करते हैं, किससे, ऑक्सीजन से। जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो इनको मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है और कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है। तो लेकिन इनको हीट करना पड़ता है, ये अपने आप नहीं होते हैं ये रिएक्शन, ये दोनों। और प्लस में आपको याद होगा ना कि जब भी मैग्नीशियम बर्न करता है तो एक व्हाइट डीजलिंग फ्लेम मिलता है। ठीक है, व्हाइट डीजलिंग, ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, डीजलिंग, व्हाइट डीजलिंग फ्लेम मिलता है। ठीक है, मैग्नीशियम को जब भी बर्न करते हो तो एक व्हाइट डीजलिंग फ्लेम मिलता है, यानी बहुत चमकता हुआ, एक लगता है जैसे बहुत उजला सा चमकता हुआ कोई चीज आप देख रहे हो। ठीक है, जब भी मैग्नीशियम जलता है, तो जब भी ऐसा कुछ दिया रहे ना तो समझो कि वो मैग्नीशियम है। अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि व्हाइट डीजलिंग फ्लेम मिल रहा है उसको जलाने पर, उसको कंबशन कराने पर, तो समझना कि वो मैग्नीशियम है। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ रहे थे, रिएक्शन विथ मेटल्स। उसमें हमने देख लिया सोडियम पोटेशियम के साथ, मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ। अब आते हैं एल्युमिनियम आयरन जैसे सब्सटेंसेस का। तो एल्युमिनियम से रिएक्शन करके क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, आयरन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो सब्सटेंस बन रहे हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये मेटल के ऊपर ही आके चिपक जाते हैं, ये मेटल के ऊपर एक कोटिंग बन जाते हैं। आ रही बात समझ में, ये मेटल के ऊपर ही कोटिंग बन जाते हैं एल्युमिनियम के केस में। तो ऑक्साइड कोटिंग ओवर द मेटल सरफेस। ठीक है, ये जो ऑक्साइड बने हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये ऊपर ही आ जाते हैं। इसलिए तो ये रिएक्शन आप देख रहे हो, Fe+3O2 Fe2O3, ये और कुछ नहीं बल्कि जो जंग लगता है ना आपके लोहे में या आपके साइकिल में, या कोई भी लोहे का चीज है जिसमें पेंट नहीं किया हुआ है, या फिर कोई इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं किया हुआ है, कोई गैल्वेनाइजेशन नहीं किया हुआ है, इनामलिंग नहीं किया हुआ है, तो ऐसे में यही रस्टिंग है, यही तो रस्ट है, जंग लगना। क्यों? क्योंकि आयरन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है, प्लस में मॉइस्चर भी चाहिए, लिख लेना, केवल ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, मॉइस्चर भी चाहिए, दोनों, ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर लिख लेना। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। और यही तो एक छोटा सा और आयरन के ऊपर क्या बन जाता है, एक
ब्राउन कलर का आप देखते हो ना, जब जंग लगता है तो ब्राउन कलर का ऊपर ऊपर सब्सटेंस रहता है, वो और कुछ नहीं बल्कि आयरन ऑक्साइड ही होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो कोई पूछेगा कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो आप बता सकते हो ना कि आयरन ऑक्साइड है। हालांकि रस्टिंग के बारे में और आगे हम पढ़ना है और कैसे रस्टिंग को रोक सकते हैं उसको भी समझना होगा। तो हम मेटल्स के साथ पढ़े थे रिएक्शन। तो मेटल्स में एक चीज और समझना कि हाई टेम्परेचर पे, ये तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गया, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। लेकिन जब आयरन ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे, मान लो 100 डिग्री 200 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बनता है, फेरिक टेट्रा ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये जो Fe3O4 बनाता है, यहाँ पर क्या बना रहा था, Fe2O3। ये समझ में आ रहा है, Fe2O3 बना रहा है। लेकिन यहाँ पर Fe3O4 बना रहा है। Fe2O3 कब बनाता है, जब हम लोग हाई टेम्परेचर पे नहीं बल्कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ही इसको हीट करते हैं, या जो भी इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाने की कोशिश होती है, या फिर जो रस्ट होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे रस्टिंग होता है। लेकिन हाई टेम्परेचर पे जब ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनाता है, फेरिक टेट्राऑक्साइड, या इसी को क्या पढ़ते हैं, फेरोसो फेरिक ऑक्साइड। और ये जो Fe3O4 बनाता है यानी फेरिक टेट्राऑक्साइड, ये रेडिश ब्राउन पाउडर होता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन पाउडर। और जब भी रिएक्शन हो रहा होता है तो क्रैकलिंग नॉइज आती है। ठीक है, क्रैकलिंग नॉइज आती है। तो जब भी क्वेश्चन में आए कि अगर हाई टेम्परेचर पे आयरन को हम रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या क्या रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट ये आएगा कि रेडिश ब्राउन पाउडर बनता है जो कि फेरिक टेट्राऑक्साइड होता है, और प्लस में क्रैकलिंग नॉइज आते हैं। तो होता क्या कि एक ही रिएक्शन को जब आप नॉर्मल टेम्परेचर पे करवाते हो, एक ही रिएक्शन को जब हाई टेम्परेचर पे करवाते हो, तो अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, इसका ध्यान रखना। और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आते हैं Cu कॉपर और सिल्वर के पास, क्योंकि अभी भी हम मेटल का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, याद है ना, ऑक्सीजन के साथ। तो जब भी कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या पड़ेगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड देगा। क्या देगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड CO। और ये तो फेमस है। ये कैसा कलर का होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड ब्लैक पाउडर होता है। अगर आप सोचोगे कि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप गलत हो। दरअसल बाद में आपको और भी समझना होगा कि ये जो इसका कलर तक याद करना पड़ता है। तो CO का कलर कैसा होता है, ब्लैक पाउडर होता है। और जब ये रिएक्शन हो रहा होता है तो क्रैकलिंग नॉइज आती है, यानी कि जोरदार आवाज, अचानक एक जोरदार आवाज आएगी। और ग्रीन स्पार्क्स आते हैं, ग्रीन स्पार्क्स, स्पार्क समझ रहे हो ना, कि चिंगारी, हरी चिंगारी निकलती है। तो ऐसा इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि आपको याद रहे कि जब भी आए कि CO क्यूप्रिक ऑक्साइड है, अच्छा ये ब्लैक कलर का होगा। या क्वेश्चन दिया होगा कि एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी क्या है कि वहां पर क्यूप्रिक ऑक्साइड बना हो। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। फिर उसी तरह से सिल्वर को भी जब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो ये सिल्वर ऑक्साइड बनाएगा, है ना, सिल्वर ऑक्साइड बनाएगा। और वैसे आपको ये पता है ना कि सिल्वर ऑक्साइड ये कुछ ग्रीन कलर का आपको सब्सटेंस देता है ना। जैसे कि जब भी सिल्वर में मतलब सिल्वर में जब भी उसके उसके साथ जब भी ऑक्सीजन का जब प्रेजेंस होता है तो कुछ अलग तरह का उसके ऊपर एक परत चढ़ जाता है। यानी कि मान लो सिल्वर है, और जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो इसके ऊपर एक डिफरेंट कलर का एक परत चढ़ जाता है। ठीक है, ये और कोई नहीं बल्कि सिल्वर ऑक्साइड ही होता है। और मुझे इसका कलर कमेंट सेक्शन में बताना। अब आते हैं गोल्ड और प्लेटिनम के पास। तो गोल्ड और प्लेटिनम ये भी मेटल ही हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो याद रखना, गोल्ड और प्लेटिनम हाई टेम्परेचर पर भी प्लेटिनम से रिएक्ट नहीं करते हैं। यही नहीं, गोल्ड और प्लेटिनम बहुत सारे केमिकल से रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इनर्ट है। इसलिए तो गोल्ड का सोने का गहना बना के लोग पहनते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि ये रिएक्शन नहीं करेगा, चाहे कितना भी समय क्या हो, इन्वायरमेंट में रहे। इसीलिए वरना लोग लोग चांदी का भी ज्यादा नहीं पहनते हैं, या लोहे का नहीं पहनते, एल्युमिनियम का नहीं पहनते, क्योंकि वो सब खराब हो जाएंगे, वे ऑक्साइड बना लेंगे ज्यादा समय इन्वायरमेंट में रहेंगे तो। ठीक है, तो गोल्ड को हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं किसी भी चीज से जल्दी। हाँ, एक्वा रेगिया में रिएक्ट करते हैं। एक्वा रेगिया बाद में पढ़ना होगा, एक्वा रेगिया क्या होता है। तो ये गोल्ड और प्लेटिनम एक्वा रेगिया में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यही बात है। तो हमने इसमें देखा कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, दरअसल इस तरह से 8 क्या छोड़ो, 10 में भी एनसीईआरटी में इस तरह से इतना डिटेल में नहीं पढ़ना होगा ऑक्सीजन के बारे में कि मेटल के साथ। अभी तो केवल मेटल हुआ है, अभी नॉन मेटल बाकी है। नॉन मेटल के बाद आपको क्या बाकी होगा, नॉन मेटल थी, फिर नॉन मेटल के ऑक्साइड जो हैं उनका ऑक्सीडेशन पढ़ना होगा। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स पढ़ना पड़ेगा। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ना है, और उसके बाद उसका प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग पढ़ना होगा। यूजेज ऑफ ऑक्सीजन, डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्रेशन। और चैप्टर
आपका आगे क्लास में कंटिन्यू होता जाएगा, लेकिन चैप्टर यहीं तक रहेगा। सो आगे क्लास में मिलते हैं और कोशिश करेंगे कि आगे क्लास में इसको पूरा कंप्लीट कर दे थ्योरी पार्ट को। तब तक आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि उन क्वेश्चन को हम लोग कराएंगे। देखते हैं क्वेश्चन को लिख के कराना पड़ेगा या फिर सीधे बुक से ही कराते हैं। तो आगे के क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो आप लोग। यहाँ पर किधर गया, ये रहे क्वेश्चन सारे, तो आप देख सकते हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल गिव्स, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं कि कॉपीराइट आ जाए पियर्सन वालों से, क्योंकि बुक को ऐसा दिखा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल गिव्स रेडिश ब्राउन पाउडर ऑन रिएक्शन विथ O2 एट हायर टेम्परेचर, देख रहे हो, तो अभी पढ़ा है ना, हायर टेम्परेचर पे कौन देता है, आयरन देता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और आपको 1 नंबर मिल गया या 2 नंबर या 4 नंबर जो भी हो। तो मैथ से तो अच्छा है ना, और फिजिक्स से, फिजिक्स में तो तुरंत बनाना पड़ेगा, इसलिए केमिस्ट्री देखने में तो लगता है कि कौन इतना याद करेगा, लेकिन रिवार्डिंग है सब्जेक्ट, ठीक है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। सो थैंक यू सो मच। तो इस तरह से काफी सारे क्वेश्चन है, आप उनको बना, जैसे कि देखो, द रेशियो ऑफ KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, इसको क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम क्लोरेट एंड मैग्नीज ऑक्साइड टेकन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। तो अभी आपने पढ़ा ना कि 4:1 का रेशियो लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। हालांकि मुझे हर क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लिखे बिना तो काम नहीं चलेगा ना, वरना पियर्सन आपका कॉपीराइट। तो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो, इसी तरह से कई सारे क्वेश्चन है, आप उनको बनाना स्टार्ट करो। सो PDF के लिए टेलीग्राम पे जाओ, और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।